नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स वाला, जिसमें अपन ने पिछली 2 क्लासों में घन और घनाभ के क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र कैसे बनते हैं, क्या होता है उनका क्षेत्रफल, और कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल और उसमें पेंट करवाने के बारे में चर्चाएं की। आज की क्लास में अपन घन और घनाभ के आयतन के बारे में चर्चा करेंगे। घन और घनाभ का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, घन और घनाभ के आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, और आयतन क्या चीज होती है, सूत्र कैसे बनते हैं, वो सारी चीज अपन आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। 2 पॉइंट रहेंगे अपने, घन का आयतन और घनाभ का आयतन। मुख्य रूप से इन दोनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, फिर अपन इनसे संबंधित बनने वाले प्रश्नों को भी हल करेंगे और क्षेत्रफल, आयतन और विकिरण, इनसे संबंधित बनने वाले प्रश्नों को भी आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे। चलिए, घन का आयतन ज्ञात करना है अपने को, तो सबसे पहले अपन समझे कि आयतन होती क्या चीज है। आयतन क्या चीज होती है। अब अपन सामान्य उदाहरण बताऊं आपको कि आपके पास में मान लीजिए कोई एक बैग है और उस बैग में 2 किताबें डालने का स्थान है। बैग में कितनी किताबें आ सकती है? 2 किताबें। जैसे ही आपने एक किताब डाली तो वो बैग आधा भर गया है। अब उसके अंदर नई 1 किताब भी डाल सकते हो, 1 से ज्यादा नहीं। क्यों नहीं? बैग तो 2 किताबें डालने का था। अब 1 किताब आपने जैसे अंदर डाली तो उस किताब ने अंदर जाने के बाद में अपना स्थान घेर लिया, शेष खाली स्थान केवल 1 किताब का रहा। तो उस किताब ने जितना स्थान घेरा है वो उसका आयतन है। वो क्या है? आयतन है। अब उस आयतन का अपन पता कैसे लगाएंगे भाई, आयतन कितना था उसका, उस आयतन का पता कैसे लगाएंगे? तो यहां अपन ऐसी आकृतियों की चर्चा करेंगे, या तो वो घन के आकार की है या फिर वो घनाभ के आकार की है। तो घन और घनाभ का आयतन ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, उसको समझते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं, इस बॉक्स के माध्यम से अपन घन और घनाभ के आयतन को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले तो आप इस बॉक्स को मानिए घन के आकार का। घन क्या चीज होती है, घनाभ क्या चीज होती है, यह चीज अपन ने पिछली क्लास में चर्चा कर ली है। यदि कोई नया अभ्यर्थी आ रहा है तो उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, ठीक है। वहां जाओगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और उसके बाद में आप पार्ट 3 देखना, तो प्रत्येक चीज आपके क्लियर हो जाएगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो घन और घनाभ की चर्चा करूं तो ये मान लीजिए घन है अपना। घन की क्या विशेषता होती है भाई? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। जितनी इसकी लंबाई है उतनी इसकी चौड़ाई है और उतनी इसकी ऊंचाई है, यह है घन। अब अपने को इसका आयतन ज्ञात करना है। तो किसी भी ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान एक ही बात रखनी है, चाहे वो घन है, चाहे घनाभ है, चाहे बेलन है, किसी प्रकार का ठोस आ जाता है और उसका आपको आयतन ज्ञात करना है, तो एक चीज आप ध्यान में रखना, बस उससे अपना काम हो जाएगा, बाकी ज्यादा गहराई में अपने को जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना होता है कि इसके आधार का क्षेत्रफल, ठोस के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आधार किसके आकार का हुआ भाई? ये चीज मेरे हाथ में जो है घन है, और घन का प्रत्येक फलक होता है वो वर्ग के आकार का हुआ। इसका मतलब इसका आधार वाला फलक है, ये भी किसके आकार का? वर्ग के आकार का है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, आधार का क्षेत्रफल अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर, अर्थात भुजा गुणा भुजा, भुजा स्क्वायर। उस आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करना है, आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करना है। मान लीजिए इस घन की मैं भुजा को मान लेता हूं, ये लंबाई a है, लंबाई को कितना मान लिया? a। तो चौड़ाई भी कितनी इसकी? a, और ऊंचाई भी कितनी होगी? a होगी। क्यों? क्योंकि घन की तीनों भुजाएं समान होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, ठीक है ना। तो अब तीनों भुजाएं बराबर है, मुझे आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आधार का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा गुणा भुजा। तो अब ये a है, ये a है, तो मतलब a स्क्वायर हुआ, और गुणा किससे करूंगा? ऊंचाई से। ऊंचाई भी तो क्या है? a है, तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसको गुणा करेंगे a से। तो a स्क्वायर को a से गुणा करेंगे तो a की पावर हो जाएगी 3, अर्थात a की घात 3, ठीक है। ये बन जाएगा घन का आयतन। तो घन के आयतन के बारे में लिख लेते हैं। देखिए, घन का आयतन, घन का प्रत्येक फलक होता किसके आकार का है? वर्ग के आकार का, ठीक है। जो आधार वाला फलक था उसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा
भुजा। अब इस आधार वाले क्षेत्रफल को गुणा करना, ये तो आधार का क्षेत्रफल है, इसको गुणा करना किससे? ऊंचाई से। भाई ये लंबाई मान लो तो ये चौड़ाई मान ली, क्योंकि घन के अंदर सभी भुजाएं समान होती है, ये भुजा है तो चौड़ाई भी भुजा हो गई, और ऊंचाई भी समान होती है तो उसका नाम भी तो क्या रख दिया? भुजा। तो ये बन जाएगा घन का आयतन। सूत्र क्या बना? भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भुजा क्यूब। क्या लिखा जा सकता है? भुजा क्यूब। भुजा की घात 3 होती है, इसको क्यूब बोला जाता है, तो ये भुजा क्यूब। ठीक, किसका सूत्र बन गया? घन का आयतन। घन के आयतन के लिए सूत्र रहेगा भुजा क्यूब। ध्यान रखना, अच्छी तरह से प्रत्येक चीज को समझना है, रटना नहीं है। रटाफिकेशन यहां नहीं काम लेनी, अपने को केवल समझनी है प्रत्येक चीज को। और एक चीज ध्यान रखना कि यह मैथ्स है, गणित को समझने के लिए उसमें कंटिन्यूटी जरूरी है। लगातार आपको प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो उससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी आप अच्छी तरह से देख लेना। आप उसके बाद में इसको देखोगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। तो वहां आप समझ लोगे घन क्या है, घनाभ क्या है, और उसका क्षेत्रफल कैसे बनता है, आयतन क्या चीज होती है। तो ये अच्छी तरह से समझ लोगे तो यहां आपको रटने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है ना? चलिए, अब देखिए भुजा क्यूब ये हो गया घन का आयतन। अब अपन पढ़ेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का संबंध किससे होता भाई? जैसे घन का संबंध वर्ग से था, वैसे ही घनाभ का मैंने संबंध बताया आपको पिछली क्लास में कि ये होता है आयत का। किससे? आयत से। कैसे? कि भी घन का प्रत्येक फलक वर्ग के आकार का होता है, तो घनाभ का प्रत्येक फलक है जो आयत के आकार का। ठीक है ना? तो अब अपन घनाभ के क्षेत्रफल को समझे। ये बॉक्स है, अब मान लीजिए घनाभ है। क्या है ये? घनाभ। घनाभ है मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक जैसी नहीं है, कोई एक में अंतर है या फिर तीनों अलग अलग है। ठीक है? तो आयतन ज्ञात करने के लिए एक ही चीज बताई, हमेशा ध्यान रखना है, बस आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करना है। ठीक है ना? रह जाएगी दिमाग में बात ना? ठीक, वेरी गुड। आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करना है। तो आधार किसके आकार का है? यहां आयत के आकार का, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? घनाभ, और घनाभ का फलक होता है आयत के आकार का। तो आधार है आयत के आकार का, और उसको गुणा किससे करना है? ऊंचाई से। तो मुझे आधार का क्षेत्रफल चाहिए, अर्थात आयत का क्षेत्रफल चाहिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल के लिए सूत्र बनता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या बन गया? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ये तो है आधार का क्षेत्रफल, मतलब आधार जो नीचे वाला फलक है इसका क्षेत्रफल। अब आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करना है। तो यहां अपन घनाभ पढ़ रहे हैं, तो आधार अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों अलग अलग है, तो ये इसको गुणा करेंगे अपन ऊंचाई से। किससे गुणा कर लिया? ऊंचाई से। अपना सूत्र बन जाएगा घनाभ का आयतन के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। किसके लिए? घनाभ का आयतन। ये चीज होगी घनाभ के आयतन की। ठीक, घनाभ का आयतन के लिए सूत्र बन गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई क्या चीज है? आधार का क्षेत्रफल है, और इसको गुणा किससे किया? ऊंचाई से। यहां भी देखिए भुजा इंटू भुजा, ये चीज क्या है? आधार का क्षेत्रफल है, और उसको गुणा किससे किया है? ऊंचाई से। यहां ऊंचाई नाम नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि वर्ग है, अर्थात वो घन जो पढ़ रहे हैं इसकी सभी भुजाएं समान होती है। एक को अपन ने भुजा नाम दिया तो दूसरी भी भुजा और तीसरी भी भुजा, अर्थात इसको लिख सकते हैं भुजा की पावर 3। और यहां है जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होगी, अर्थात घनाभ में तीनों अलग अलग है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई ये तो है आधार का क्षेत्रफल, और इसको गुणा किससे किया? ऊंचाई से। तो ये बन जाएगा घनाभ का आयतन। आगे बात समझ में ना? ठीक है, चलिए अब अपन पढ़ेंगे घन और घनाभ के आयतन से संबंधित किस प्रकार प्रश्न बनते हैं। भाई आयतन का सूत्र तो अपन ने समझ लिया, अब प्रश्न कैसे बनते हैं, क्या होता है आयतन में प्रश्नों का तरीका, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब एक छोटा सा प्रश्न लेके चल रहा हूं आपको। सीधे सामान्य प्रश्न आपको ऐसा भी दे सकते हैं, एक भुजा दे दी जाएगी घन की या घनाभ को, आपको जैसे भी प्रश्न बने घन का भुजा दे करके फिर आपसे उसका आयतन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ना पूछ करके आपको इसके प्रश्न को थोड़ा डीप बनाए तो प्रश्न में ऐसा बनाया जा सकता है कि किसी भी एक ठोस को, चाहे उसका आकार घन दे देगा या फिर कह देगा घनाभ। ठीक है, या तो वो घन या घनाभ। अब उस ठोस को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, और उन छोटे टुकड़ों का आकार भी आपको दे दिया जाएगा कि भाई छोटे टुकड़े वो घन के आकार के बनाए या घनाभ के आकार के बनाए। ठीक है, सामान्य तौर पे अपन जनरली जब किसी बिल्डिंग का, मकान का निर्माण करते हैं तो एक बड़े पत्थर होता है, उस बड़े पत्थर को तोड़ करके छोटे छोटे पत्थरों में बांटते हैं। आपने गौर से देखा होगा कि वो पत्थर का जो छोटा पत्थर बांटा है उसका आकार क्या होता है, या तो वो घन होता है या घनाभ होता है। तो ऐसे ही आपको कह दिया जाएगा कि एक ठोस को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। उस स्थिति में प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि भाई उन छोटे टुकड़ों की संख्या क्या होगी।
एक बड़े टुकड़े को तोड़ करके छोटे छोटे संख्या बना छोटे टुकड़े बनाए, उनकी संख्या क्या होगी, या तो ये पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि छोटे टुकड़ों की संख्या दे करके फिर पूछा जाए कि छोटे टुकड़ों की भुजा क्या होगी। समझ गए बात को? ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर आपको यह कहा जा सकता है कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके एक बहुत बड़ी वस्तु बनानी है। ठीक, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके एक बहुत बड़ी वस्तु बनानी है। ऐसी स्थिति में भी अपने को ध्यान रखना है कि वहां अपने को आयतन को काम में लेना है। आयतन के बारे में चर्चा की गई है, किसी एक बड़ी वस्तु को तोड़ करके छोटी वस्तुओं में बांटना, या फिर बड़ी वस्तु को जोड़ करके एक बड़ी वस्तु का छोटी वस्तु को जोड़ करके एक बड़ी वस्तु का निर्माण करना। ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान रखना कि वहां आयतन काम आएगा। किस चीज को ध्यान रखना है? आयतन को ध्यान रखना है। ठीक है, या तो एक तरीका ये हो सकता है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है प्रश्न के अंदर, ठीक है, इसी प्रकार, इसी को ले रहा हूं, छोटे टुकड़ों को एक उदाहरण बताऊं आपको कि आपको ये एक ईंटें होती है जो छोटी छोटी होती है ईंटें, उन ईंटों को जोड़ करके अपन एक बहुत बड़ी दीवार का निर्माण कर लेते हैं ना, दीवार का निर्माण। तो वहां क्या हुआ कि छोटी छोटी वस्तुओं को जोड़ करके एक अपने बड़ी वस्तु तैयार कर दी की है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको पूछा जा सकता है उन ईंटों की संख्या कितनी होगी, ठीक, या फिर दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी। तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा तरीका प्रश्न पूछने का इसमें वो ये हो सकता है कि आपको एक विशेष पात्र की बात की जाएगी, टंकी की, मान लीजिए टंकी है, टंकी होती है ना जो पानी रखने की टंकी, उस टंकी का आकार दे दिया जाएगा आपको कि भाई टंकी घन के आकार की या घनाभ के आकार की। ठीक है, अब उस टंकी के अंदर पानी कितना होगा, पानी की मात्रा अपने को बतानी है। ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। उस स्थिति में भी ध्यान रखना है कि वहां अपने को आयतन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, टंकी आपको कह देंगे एक घनाभ के आकार की टंकी जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दे। ठीक, फिर आपसे पूछ ले कि उस टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है। ऐसी स्थिति में भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आयतन से बनने वाले प्रश्नों के तरीके मैंने बताए, और वैसे ही तरीके के प्रश्न अपन यहां लेकर के हल करेंगे तो अच्छी तरह से दिमाग में आ जाएगा कि भी किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे अब अपन प्रश्नों को हल करेंगे कि घन और घनाभ के आयतन से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले मैं घन के प्रश्नों को हल करवा रहा हूं आपको, और उसके बाद में घनाभ के बारे में भी चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, अब पिछली क्लास के बारे में अपन ने पढ़ा है, जो ये पढ़ा घन और घनाभ का क्षेत्रफल, घन और घनाभ के विकिरण, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारें और छत को साथ में सम्मिलित करके उस पर पेंट करवाने का व्यय, और आज अपन ने समझ लिया आयतन। इन सबको एक ही साथ में मैं ऐसे प्रश्न दे रहा हूं जिसमें अपने पिछली क्लासों का रिवीजन भी हो जाएगा और आज की क्लास को भी अपन आगे कंटिन्यू रख पाएंगे। जैसे एक प्रश्न ले रहा हूं, आपको यह कह दिया जाए एक घन जिसकी भुजा आपको दे दी जाए 8 सेंटीमीटर। कितनी दे दी विद्यार्थियों? घन की भुजा दे दी आपको 8 सेंटीमीटर। अब इस घन का आपको पूछा जा सकता है क्षेत्रफल। मैंने AR लिखा है, ये पिछली क्लास में आपको मैंने बताया कि भाई जहां मैं AR लिखता हूं उसका मतलब इंग्लिश वर्ड है एरिया और इसका हिंदी अर्थ होता है क्षेत्रफल। ठीक है ना, जहां भी AR लिखूं वहां हमेशा आप ध्यान रखना कि क्षेत्रफल लिखा है। AR आपसे पूछा जा सकता है कि भाई उस घन का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। आपसे इसमें विकिरण पूछा जा सकता है, भाई विकिरण कितना हो सकता है उसका, और या फिर आपसे उसका आयतन भी पूछा जा सकता है। ठीक, पिछली क्लासों का यहां रिवीजन भी हो जाएगा अपना, क्षेत्रफल और विकर्ण, ये तो पीछे अपन ने चर्चा कर ली है, तो वो अपन यहां फिर से चर्चा कर लेंगे, और आयतन आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है। तो अब घन का क्षेत्रफल याद करना है तो दिमाग में होना चाहिए घन का क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या था। ठीक, घन किससे बना हुआ था? वर्ग से, अर्थात भुजा स्क्वायर। ऐसे ही कितने वर्ग? 6 वर्ग मिलकर के एक घन का निर्माण कर रहे हैं, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। याद है ना पिछली क्लास वाला? ठीक है, बहुत अच्छी बात। विकर्ण, विकर्ण याद करना है तो घन का विकर्ण याद करना है। घन का विकर्ण कैसे याद करते हैं? मैंने अपन चर्चा की कि भाई वर्ग के अंदर विकर्ण होता है, वो होता है भुजा गुणा √2। तो घन में क्या हो जाता है? भुजा √3, भुजा गुणा √3। अब आयतन, आयतन तो आज की क्लास में पढ़ा अपन ने। आयतन क्या हो जाता है? भुजा क्यूब। ये है इनके फॉर्मूले। ठीक, अब प्रश्न अपने को दे रखा है तो प्रश्न को हल करें अपन। पहले सबसे पहले अपन क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, एरिया ज्ञात करते हैं। एरिया का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6
इंटू भुजा, भुजा कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर, किसी भी संख्या के ऊपर घात 2 लगाई हुई है, इसका मतलब आपको 2 बार गुणों में लिखना है, ये 8 स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब अपना 8 इंटू 8 64 हो गए, 6 इंटू 64, 64 को 6 से गुणा करना है तो 6 चौक 24, शेष बचे 2, 6 6 36, 36 और 2 हो गए 38, ये आ गया अपना क्षेत्रफल कितना 384, क्या है 384 है क्या 384 वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर क्या है ये, इकाई को बहुत अच्छी तरह से समझना, ध्यान रखना है। अब आपको यहां ध्यान रखना है भुजा किस में थी सेंटीमीटर में, तो यहां भी इकाई भी क्या रहेगी सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में इकाई के साथ में यहां घात लगाऊं या नहीं लगानी, लगानी है, क्यों लगानी है, क्योंकि अपन ने ज्ञात क्या किया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की इकाई हमेशा क्या होती है वर्ग इकाई, तो अपना ये आंसर आ जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। घन की भुजा 8 सेंटीमीटर थी, क्षेत्रफल ज्ञात किया 384। अब आपका ज्ञात करते हैं अपन विकर्ण। विकर्ण के लिए सूत्र क्या बना था भुजा रूढ़ 3, ठीक। भुजा कितनी दे रखी है भाई 8, बस आसान, कुछ नहीं करना है, भुजा की जगह 8 रख दीजिए, √3 तो साथ में रहेगा ही, ये हो गया अपना आंसर, भुजा अर्थात 8 √3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना, बस थोड़ी नीचे। चलिए आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है भुजा क्यूब, क्या है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मतलब हुआ भुजा को 3 बार, देखिए ध्यान दीजिए, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब भुजा को 2 बार गुणों में 8 इंटू 8 लिखा। अब यहां घात 3 आ गई, तो घात 3 है तो इसको 3 बार गुणों में लिखना है, ठीक है। तो 3 बार गुणों में लिखोगे तो भुजा है कितनी 8, तो ये 8 इंटू 8 इंटू 8। कोई दिक्कत किसी के नहीं है ना। चलिए अब 8 इंटू 8 इंटू 8 3 बार गुणा करेंगे, 8 को 8 से करोगे 64, 64 को 800 करोगे 512 घन सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए यहां घात 3 क्यों लगाई इसको भी समझ लेना। एक बात आपको और बता देता हूं, अच्छे कॉम्पिटिटर को आपको कम से कम 25 से 30 तक संख्याओं के वर्ग और घन याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब भुजा क्यूब घात 3 लगाई, क्यों लगाई, यहां तो 2 ही लगाई, यहां घात 3 क्यों लगाई, क्योंकि ये अपन ने जो मान ज्ञात किया वो आयतन ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया आयतन, और आयतन हमेशा आयतन की इकाई होती है वो घन इकाई होती है, क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई होती है। ध्यान रखना, प्रश्न को अच्छी तरह से आते हुए भी अपन गलत कर बैठते हैं, कैसे कि इकाई का ध्यान नहीं देते और ऑप्शन में वही मान आपको जरूर मिलेगा पर उसकी इकाई चेंज करके दे दी जाएगी, समझ गए। ये 512 आपको प्रश्न दे दिया कि घन की 8 सेंटीमीटर भुजा है और उसका आयतन ज्ञात करना है, आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा 512 वर्ग सेंटीमीटर, 512 सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। और आप अपन कर देंगे, बस देंगे नहीं, ध्यान क्यों नहीं देंगे, ठीक है। 512 उत्तर आ गया, अपना तो करना क्या नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। ध्यान रखना उसकी इकाई क्या दे रखी है, अगले ऑप्शनों में वो घन इकाई का राइट आंसर दे रखा होगा, ठीक है। तो ये तो था वर्ग के घन का क्षेत्रफल, विकिरण और आयतन से संबंधित प्रश्न। अब इन्हीं प्रश्नों से आपको घुमा करके एक नया प्रश्न बना सकता है। नया प्रश्न क्या बना सकता है और कैसे बना सकता है, देखिए आपको भुजा नहीं दी गई, भुजा नहीं दी होगी, आपको इन तीनों में से कोई चीज दे दी जाएगी, विकिरण दे देंगे या आयतन दे देंगे या फिर क्षेत्रफल दे देंगे, ठीक है। फिर इन तीनों में से कोई एक दे करके अन्य वाले 2 पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं मान लो आपको विकर्ण दे दिया, क्या दे दिया, घन का विकर्ण इतना है, फिर घन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या घन का विकर्ण दे दिया आयतन ज्ञात कीजिए, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करना है तो वो समझ लेते हैं अपन। एक प्रश्न ऐसा भी कर लेते हैं कि भाई यदि प्रश्न को चेंज कर सकता है तो वो कैसे कर सकता है। अब घन की भुजा आपको दी हुई नहीं, ठीक है, घन की भुजा दी हुई नहीं है। अब क्या किया, विकर्ण दे दिया, मान लीजिए क्या दे दिया, विकर्ण दे दिया, आपको ये दे दिए घन का विकर्ण बराबर दे दे मान लीजिए 6√3 सेंटीमीटर। घन का विकर्ण दे दिया 6√3 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि घन का क्षेत्रफल कितना होगा या फिर घन का आयतन कितना होगा, दोनों चीज पूछी जा रही है, ठीक है। चलिए क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं और आयतन भी ज्ञात कर लेते हैं। अब एक बात आपने यहां नोट की होगी कि भाई मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो भी भुजा की जरूरत है, आयतन ज्ञात करना है तो भी भुजा की जरूरत है, पर प्रश्न में भुजा नहीं देकर के क्या दिया आपको, विकर्ण दे रखा है या नहीं, ठीक है। तो यहां अपने को पहले भुजा ज्ञात करेंगे, पता करेंगे भुजा कैसे क्या दी हुई इसमें, ठीक। तो अब जो विकर्ण दे रखा है, विकर्ण कितना दे दिया भाई
6√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। अब विकर्ण है तो विकर्ण को अपन क्या लिख सकते हैं, विकर्ण को लिख सकते हैं भुजा इंटू √3। क्या लिख सकते हैं, भुजा इंटू, विकर्ण का मतलब ये हुआ कि भुजा इंटू √3, यही तो विकर्णित है। और इसका मान आपको दे रखा है, जिस प्रश्न में आपको ऐसी कोई मान या ऐसी कोई संख्या मिल जाए जिसका सूत्र आपको पता हो, जैसे प्रश्न में विकर्ण, घन का विकर्ण और विकर्ण का मान आपको दे रखा है, तो विकर्ण का सूत्र भी अपने को पता है, तो ऐसे हमेशा ध्यान रखना, उसको सूत्र के बराबर रख देना बस। ये भुजा √3 बराबर इस मान को रख दिया, ठीक है। √3 दोनों में है। नई चीज यहां क्या, 6, और ये 6 किसकी जगह लिखा हुआ, भुजा की जगह लिखा हुआ। जहां इसमें सूत्र में भुजा लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख दिया, 6 लिख दिया इसने, बस, ठीक है ना। या फिर आप थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ तो ये √3 कट जाते हैं, बचा हुआ है भुजा, इधर बची हुई है 6, अर्थात भुजा का मान आ गया अपने पास में 6 सेंटीमीटर। ये हो गई भुजा अपनी। अब अपने को प्रश्न में चाहे वो क्षेत्रफल पूछे चाहे वो आयतन पूछे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कैसे भी अपन हल कर सकते हैं। क्षेत्रफल पूछ लिया जाए मान लीजिए, तो क्षेत्रफल होता है सूत्र क्या भाई, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो ये 6 गुणा भुजा स्क्वायर, अर्थात भुजा कितनी है 6, तो ये भुजा स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 6 को 6 3 बार गुणा करिए, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक। अब इसी में यदि आयतन पूछ ले आपसे, तो आयतन के लिए सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मतलब भुजा को 3 बार गुणा लिखना है, ये 6 इंटू 6 इंटू 6, और यहां भी तो ये भी तो किया ही तो है, कितने हो जाएंगे 216 घन सेंटीमीटर, बस ये अंतर इतना, इसमें वर्ग सेंटीमीटर इसमें घन सेंटीमीटर। अब दिमाग ऐसा मत लगाना कि भाई घन में क्षेत्रफल और आयतन दोनों हमेशा बराबर, नहीं, यहां तो ये भुजा 6 थी इसलिए आपका क्षेत्रफल और आयतन दोनों बराबर आ गए। यदि भुजा अलग अलग हो जाती, जैसे पिछली बार प्रश्न हल किया अपन ने 8 आया था तो उसमें आयतन और क्षेत्रफल अलग अलग आया था, तो ये घन से संबंधित, घन का क्षेत्रफल पूछ ले, घन का विकर्ण पूछ ले, घन का आयतन पूछ ले, तो ऐसे प्रश्न सामान्य प्रश्न ये होंगे, ठीक है। अब अपन घनाभ के सामान्य प्रश्न ले लेते हैं कुछ, ठीक है, फिर अपन याद करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रश्न जो भी बन रहे हैं आपके, भी किस प्रकार के नए प्रश्न बन सकते हैं। अब अपन घनाभ ले रहे हैं, ध्यान रखना, प्रश्न को हल करते वक्त जो आपकी गणना है उसको अच्छी तरह से और कम समय में हल करने की कोशिश करनी है। और कम समय में कब कर पाओगे, जब आपको एक तो पहाड़े और एक ये जो वर्ग और घन है, ये संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न ले रहा हूं घनाभ से संबंधित। मान लीजिए घनाभ में आपको यह दे दिया जाए कि एक घनाभ है जिसकी भुजा आपको दे दी जाए 20 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई मान लो 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई मान लो 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई मान लो 9 सेंटीमीटर, कुछ भी दिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। भी घनाभ की लंबाई 20 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, ठीक। अब इस प्रश्न को आपको प्रश्न में यह पूछा जा सकता है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, या फिर पूछा जा सकता है इसका विकर्ण क्या होगा, या फिर पूछा जा सकता है आयतन क्या होगा, कुछ भी तो पूछ सकते हैं ना। प्रश्न तो किसी भी प्रकार का पूछा जा सकता है। अपन एक ही प्रश्न को एक साथ में तीनों चीज क्लियर कर लेंगे यहां, ठीक है। अलग अलग प्रश्न को ना लेकर के, समय बर्बाद न करके अपन एक ही प्रश्न में तीनों चीज समझ जाएंगे। ये क्षेत्रफल और विकर्ण वाली चर्चा अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं, ठीक है, और आयतन वाली अपन यहां कर रहे हैं। यदि कोई नया अभ्यर्थी है जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लेना, फिर पार्ट 3 को देखना, ताकि अच्छी तरह से ये चीज समझ में आ जाएगी। अब मुझे घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है अभ्यर्थियों, अपन ने समझा कि घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ किससे बना होता है, आयत से। कितने आयत होते हैं उसमें, 6 आयत होते नहीं होते, पर अपन क्या करेंगे 3 आयतों को 2 से गुणा करने वाला, याद है ना कुछ, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यह है घनाभ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, फिर विकर्ण ज्ञात कर लेंगे, ठीक। ये 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई। अब कईयों के दिमाग में आया होगा, जो नया अभ्यर्थी है उसको दिमाग में आएगा ये सूत्र कहां से आया और कैसे आया, तो उसको मैं सलाह दे रहा हूं कि पार्ट 1 देख लीजिए आप, और पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 और फिर पार्ट 3 पे आइए, आपको अच्छी तरह से पूरी चीज समझ में आ जाएगी। कंटिन्यूटी होनी जरूरी है, कंटिन्यूटी टूट गई मतलब गणित गई। गणित को समझने के लिए कंटिन्यूटी जरूरी है भैया, ठीक है ना।
ये जो मैथ है ना, मैथ एक सामान्य चीज बता देता हूं, ये आवारा पशु की तरह है। बस आवारा पशु होता ना, आवारा पशु, आवारा पशु होता जैसे, ठीक है, उदाहरण के लिए गाय, गाय होती है। गाय आपके घर के द्वार पे आई, एक दिन आपने उसको क्या किया, गुड़ और रोटी दे दी, ठीक है। फिर दूसरे दिन आई, दूसरे दिन आपने गुड़ और रोटी दी। तीसरे दिन आई, तीसरे दिन भी आपने गुड़ और रोटी दे दी। तो फिर वो गाय आपके चौथे दिन भी आएगी, पांचवें दिन भी आएगी, फिर उस गाय की कंटिन्यूटी बन जाएगी वह, ठीक है। पर आपने चौथे और पांचवें दिन गाय को देखा ही नहीं, या घर का दरवाजा भी नहीं खोला, तो फिर आप उम्मीद नहीं करना है कि छठे दिन सातवें दिन वापस गाय आएगी। तो वे आवारा पशु की तरह है। एक दिन समझा, दूसरे दिन समझा, तीसरे दिन समझा, चौथे और पांचवें दिन गैप डाल दिया, छठे दिन समझने की कोशिश करोगे, नहीं आएगी, ध्यान रखना। ये गणित है भाई, इसको लगातार जरूरी है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी जरूरी है। चलिए, इसलिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 थोड़ा देख लेना है। चलिए, अब लंबाई और चौड़ाई प्रश्न कॉल करें। यहां लंबाई क्या दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत कहीं? L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, ये L लिखा हुआ है, L इंटू B, ठीक है। L का मान 20, B का मान 12, तो 20 इंटू 12, ठीक। चलिए आगे, B इंटू H, B का मतलब चौड़ाई 12 इंटू H का मतलब ऊंचाई 9, प्लस H का मान चलिए, ऊंचाई का मान 9 सेंटीमीटर इंटू लंबाई है 20। कोई दिक्कत यहां तक होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे, तो 20 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 20, जो सूत्र था उसमें अपन ने मान रख दिया, मान किए, बस केवल मान रखा, अभी तक कुछ नहीं किया ज्यादा अपन। अब 20 इंटू 12, अब देखिए गुणा करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 20 इंटू 12 गुणा कर रहे हैं सर, रुको, नहीं, गलत बात है भाई। आप कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में आपको, ठीक है ना, चुटकियों में प्रश्न हल हो जाना चाहिए। 12 इंटू 2 करो 24, जीरो लगा दो, बस 240, ठीक है। 12 इंटू 9 108, ठीक। और 9 इंटू 20 180। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, दो कोष्टक 240, 108 और 180, ये कितने हो जाएंगे भाई? ये हो रहे हैं अपने 200, 300 और 400, 400 और 520, 528। बस योग करना है, 240, 108 और 180 को जोड़ना है भाई। 200, 300 और 100, 400, 400 तो ये सीधे ही है, 40, 80, 120 हो गए, 120 में 8 जोड़ना 128 हो गए, ठीक। 528 ये कोष्टक में, 528 से बाहर क्या है, 2 है, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। चिन्ह किसका होगा? गुणों का। तो अब अपन को क्या करना है कि 2 कोष्टक हटा दूं तो गुणा होगा 528 से, 2 इंटू 528। जैसे ही 2 इंटू 528 किया तो अपने पास में आंसर आ जाएगा इसका 1056 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा घनाभ का क्षेत्रफल। बात समझ में आई आपके? बस सूत्र याद होना चाहिए, और सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। जब अपन ने पीछे समझ लिया है तो अब आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे प्रश्न आएगा कि भाई सूत्र क्या है, तो फटाक से आप बना लोगे, भाई हाँ इस प्रकार सूत्र है, तो ये सूत्र रखने बाद मान आ गए 1056 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखना, इकाई वर्ग सेंटीमीटर, बुझाएं सेंटीमीटर में तो यहां भी सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई लग गई। आयतन होता तो घन इकाई लग जाती। वेरी गुड, ठीक। चलिए अब अपन याद कर ले इसका विकर्ण। विकर्ण याद करना है। किसका विकर्ण ज्ञात करना भाई? घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना। घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? देखिए, आयत का विकर्ण होता है, उसका सूत्र रहता है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां घनाभ है तो यहां लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, 3 भुजाएं। याद है ना, पिछली क्लास में अपन ने समझा है। तो यहां सूत्र बन जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना, रूट है जैसा वैसा रहेगा। चलिए आगे, रूट लंबाई का स्क्वायर अर्थात 20 का स्क्वायर, लंबाई 20 है ना, ये 20 का स्क्वायर, चौड़ाई 12 प्लस 12 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई 9, तो ये 9 का स्क्वायर। वर्ग तो याद होने चाहिए भाई, ठीक है ना। ये चीज तो आपको नोट डाउन कर लेनी, अच्छी तरह से याद कर लेने। चलिए वर्ग करते हैं। 20 का वर्ग हो गया 400, 12 का वर्ग हो गया 144 प्लस 9 का वर्ग हो गया 81। कोई दिक्कत यहां तक किसी की नहीं है ना, होनी नहीं चाहिए। चलिए 20 का वर्ग 400 अर्थात 20 इंटू 20 करोगे 400, 12 का वर्ग 144, 9 का वर्ग
81, कोई दिक्कत नहीं। अब इन संख्याओं को जोड़ना है, 400 और एक 500, 500 और ये 120 ये हो जाएंगे, मतलब कुल मिला के 625 हो रहे हैं आपके, जोड़ लेना 625। अब 625 के ऊपर क्या आ गया, रूट आ गया। रूट का मतलब ये होता है कि भाई वर्गमूल ज्ञात करना है, 625 का वर्गमूल ज्ञात करना। क्या 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल है। यदि याद है तो ये 625 किसके वर्ग है भाई, 25 के वर्ग है। तो 625 का वर्गमूल लिख लिया मैंने, कितना आ गया 25। अब रूट हट गया, क्योंकि रूट का मतलब भी तो होता है वर्गमूल ज्ञात करना। इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल ज्ञात करना। तो मैंने 625 का वर्गमूल ज्ञात कर लिया, कितना आ गया 25, ये हो गया सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। अब आप कहोगे सर यहां वर्ग लगाया, कईयों में स्क्वायर, कईयों में घन, तो यहां तो कुछ नहीं लगाया। अरे भाई यहां तो सीधी लंबाई है, ये क्षेत्रफल नहीं है, ये आयतन नहीं है, तो यह सीधी लंबाई रहेगी 25 सेंटीमीटर। अब अपन को ज्ञात करना है आयतन। इसका क्या ज्ञात करना है, आयतन। ये क्षेत्रफल वाला मैं साफ कर रहा हूं। आयतन ज्ञात करने के लिए घनाभ का सूत्र क्या है, आज क्लास में पढ़ा अपन ने कि आयतन जब भी पूछा जाए आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करना है, और घनाभ का आधार किसके आकार का भाई, आयत के आकार का। तो ये आयतन के लिए सूत्र बन जाएगा अपना लंबाई इंटू चौड़ाई। ये तो हुआ आयत आधार वाला, और इसको गुणा करना है ऊंचाई से, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लंबाई है 20 इंटू चौड़ाई है 12 इंटू ऊंचाई है 9, कोई प्रॉब्लम किसी के नहीं है ना। चलिए आगे, अब इसको गुणा कर रहे हैं, 12 इंटू 9 108, 12 में 108, 108 इंटू 2, 108 इंटू 2 216, कोई दिक्कत किसी के, ये जीरो है, जीरो लगा दीजिए। 12 में 108, 108 को 20 से गुणा किया, 108 को 2 से ही गुणा करो, 20 को छोड़ दीजिए, आप केवल 2 से गुणा करो। 108 इंटू 2 216, जीरो था, जीरो लगा दिया। अब यहां सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के साथ में वर्ग या घन, आयतन ज्ञात किया तो इकाई घन, इस चीज को ध्यान रखना बस। ये 2160 घन सेंटीमीटर। तो ये था घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दे, सामान्य प्रश्न पूछ ले कि भाई उसका क्षेत्रफल विकर्ण या आयतन ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे, ये तरीका था घनाभ का क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करने का। ठीक है, अब अपन आगे जो कुछ प्रश्न अच्छी तरह से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तौर से बनने वाले प्रश्न हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे नहीं है, उनको कैसे हल करेंगे अपन, हल करने का तरीका। पहले एक प्रश्न मैं आपको घन से संबंधित ले रहा हूं, फिर एक घनाभ का, और घनाभ के अलग अलग तरीके के प्रश्न बनते हैं, उन सबको अपन लेंगे। ठीक है, चलिए अब आपसे ये सब पूछ लिया जाए। एक छोटा सा प्रश्न ले रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए एक बड़ा घन है जिसकी भुजा है 8 सेंटीमीटर। अब इस घन को तोड़ करके छोटे घनों में बांटना है, छोटे घन, और उसकी भुजा रखनी है 2 सेंटीमीटर। छोटे घनों की संख्या बतानी है आपको। प्रश्न को संक्षिप्त में लिखा, ठीक है ना। घन जिसकी बड़ा घन है, ठीक है ना, ये बड़ा घन जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, छोटा घन अर्थात इस बड़े घन को तोड़ करके छोटे छोटे घनों में बांटना है और उसकी भुजा रखनी है 2 सेंटीमीटर। तो घनों की संख्या क्या होगी। ऐसी स्थिति में भी अपने को क्या करना है, आयतन का ध्यान रखना है। बात एक बता देता हूं, ध्यान रखना हमेशा हर एक आकृति में आपके काम आएगी कि संख्या कब और कैसे ज्ञात की जाएगी। जब भी संख्या पूछी जाए आपको तो एक ही बात ध्यान रखना है कि बड़ी वस्तु का आयतन बटे छोटी वस्तु का आयतन। ठीक, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी संख्या पूछी जाए आपको कि भाई एक ठोस को तोड़ करके छोटे छोटे भागों में बांटा जा रहा है या फिर छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके बड़ा एक भाग बनाया जा रहा है और उसमें आपसे संख्या पूछ ले। तो यहां मैंने आपको एक बड़ा घन दे दिया जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, छोटा घन अर्थात छोटे छोटे टुकड़े उनकी भुजा 2 सेंटीमीटर दे दी, और आपसे पूछ लिया कि छोटे घनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, प्रश्न तो इसमें वैसा भी पूछा जा सकता था कि भाई संख्या, ये भुजा दे करके संख्या दे दी जाए, 64 संख्या है दे दी जाए, छोटे घन 64 है, बड़ा घन जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, तो छोटे घनों की भुजा क्या थी। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब संख्या पूछी जा रही है आपको, संख्या को हल करें तो बड़ी संख्या का आयतन अर्थात बड़ी संख्या, बड़ी वस्तु कौन सी है 8 सेंटीमीटर वाली, ये बड़ी है, जिसकी भुजा बड़ी होगी वो बड़ी होगी, और छोटी ये भुजा छोटी है अर्थात ये वस्तु छोटी है। तो बड़ी का आयतन किसके आकार की, भी घन के आकार की। तो बड़ी वस्तु के घन का आयतन, घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या था बताया अभी, घन का आयतन
भुजा क्यूब, वेरी गुड, ठीक है ना। 8 × 8 × 8 बटे छोटी वस्तु का आयतन, छोटी भी तो आकार क्या है, घन ही है, इसके भी लिए भुजा क्यूब अर्थात 2 × 2 × 2। कोई दिक्कत नहीं आया, ये दो संख्या काट रहा है, ये 4 बार काट देगा, ये 2 भी 4 बार काट देगा, ये 2 भी 4 बार काट देगा, अर्थात 4 × 4 × 4 और आंसर आ जाएगा 64। मतलब छोटे घनों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, 64। ये सामान्य प्रश्न है, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अब थोड़ा सा, ठीक है ना, लेवल बढ़ा करके प्रश्न ले रहा हूं, और वो प्रश्न किस प्रकार और क्या प्रश्न बन सकता है, देखिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है घनाभ से संबंधित, और प्रश्न वो ले रहा हूं कि टंकी का आपको नाप दे करके पानी की मात्रा आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अब एक प्रश्न आपसे दे दिया कि घनाभाकार टंकी, जिसकी लंबाई आपको दे दी जा रही 5 मीटर, ठीक, चौड़ाई आपको दी जा रही है, या फिर लंबाई 6 मीटर ले लेता हूं, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई आपको ध्यान रखना एक यहां चीज, ये जो ऊंचाई है ना टंकी में, यहां ऊंचाई की जगह एक शब्द दूसरा चेंज किया जा सकता है। यहां मैं एक बार ऊंचाई ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, ऊंचाई ले रहा हूं 4.5 मीटर ले ली, मान लीजिए, ठीक है, ये ऊंचाई ले ली। इस ऊंचाई की जगह एक शब्द आ सकता है गहराई। गहराई क्या है और कब और किस प्रकार प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना। यदि कोई जमीन तल से नीचे है तो उसको गहराई शब्द कहा जाएगा, और भूतल से ऊपर है तो उसको ऊंचाई शब्द दिया जाएगा, बस बात दोनों एक ही है, गहराई कह दो भी तो वही है और ऊंचाई कह दो तो भी वही है। अब एक घनाभाकार टंकी जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दी गई है, और इसमें पानी की आपको मात्रा पूछी जा रही है कि भाई इसमें पानी कितना आएगा, कितने लीटर पानी आएगा, पानी की मात्रा किसमें, लीटर में। ये चीज आपको ज्ञात करनी है। आपको मैंने बताया कि जब भी पानी की मात्रा पूछे, उसमें द्रव की मात्रा पूछे या फिर संख्या पूछे, तो उस समय हमेशा ध्यान रखना है कि आपको आयतन के बारे में चर्चा करनी है। किसके बारे में चर्चा होगी, आयतन के बारे में। तो अपन सबसे पहले इस टंकी का आयतन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे भाई, आयतन ज्ञात करेंगे। चलिए आयतन ज्ञात करूं, किसका करना है, घनाभ का। देखिए घनाभ के आकार की टंकी, टंकी का आकार क्या है, घनाभ, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। और घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, है ना दिमाग में, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्या दे रही, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भाई। लंबाई दे दी 6 मीटर, इंटू चौड़ाई दे दी 5 मीटर, इंटू ऊंचाई दे दी 4.5 मीटर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। 6 × 5 30, है ना, 30 × 4.5, ये 6 और 5 को गुणा किया हो गया 30, 30 × 4.5। कोई दिक्कत यहां तक किसी के। 30 × 4.5, 4 × 12 120, और ये 15 135 घन मीटर। गुणा कर लेना, समझ में नहीं आया तो मैंने 30 को 4.5 से गुणा किया है, 135 घन मीटर। ये घन मीटर क्यों, क्योंकि आयतन ज्ञात कर रहे हैं। ये तो क्या आया है, आयतन। प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, पानी की मात्रा, और वो भी किस में बतानी है, लीटर में। तो एक नई चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। आपको एक चीज ये का ही ध्यान रखनी है कि एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। 1 घन मीटर आयतन है तो उसमें कितने लीटर पानी आ जाएगा, 1000 लीटर पानी आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपको ऐसा दे दिया जाए कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। दोनों चीज अच्छी तरह से ध्यान में रखना दिमाग में। 1 घन मीटर है तो वहां पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 1000 लीटर। और यदि घन सेंटीमीटर में कितना, 1000 घन सेंटीमीटर है तब जाके होगा 1 लीटर। ये इकाई है, अच्छी तरह से नोट कर लेना, आज से में लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है यहां पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए। अब अपने क्या करना है कि आयतन अपना किस में, मीटर क्यूब में। तो ये वाले काम में लेंगे, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 135 मीटर क्यूब में, तो क्या करना मुझे, इस 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 135 × 1000। क्यों किया 1000 गुणा भाई, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, और इस आयतन को अपन लीटर में बदल रहे हैं, तो 135 × 1000 करेंगे तो ये 1,35,000 लीटर ये आ जाएगा पानी आपकी। आगे ना बात समझ में भाई। टंकी की आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि पानी की मात्रा क्या होगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको हल करने का तरीका कि इस प्रकार आपको पानी की मात्रा भी बता सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक। आपके घर में यदि कोई इस प्रकार का टैंक बना हुआ है तो आप वहां भी अपने घर की, ठीक है ना, उस टैंक की नाप लेकर के आप बता सकते हो कि उसमें इतने लीटर पानी आएगा,
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा घनाभाकार टंकी के आयतन संबंधित इस प्रकार का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रश्न बन सकता है। अब एक नया तरीके से प्रश्न बनाए तो वो क्या बन सकता है, देखिए आपको प्रश्न में एक नई चीज जो संख्या की है, वो घनाभ की संख्या के बारे में, घन की संख्या के बारे में अपन ने प्रश्न कर लिया है। अब अपन घनाभ की संख्या के बारे में प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, प्रश्न में आपको माप दे रखी है 40 मीटर। सॉरी, उससे पहले एक घन का प्रश्न आपको ले रहा हूं, वो ले रहा हूं आपके, जिसमें एक घन जिसकी भुजा, सॉरी घनाभ जिसकी भुजा एक तो 10 मीटर, दूसरी भुजा 8 मीटर। कितनी ले ली? 10 मीटर और 8 मीटर। ठीक है, अब आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जा रहा है, इसमें एक चीज और दे दी जाए, आपको इसका आयतन दे दिया गया, आयतन दे दिया, वो दे दिया मान लीजिए 380 घन मीटर, 380 घन मीटर। घनाभ है जिसकी लंबाई L बराबर 10 मीटर, B बराबर 8 मीटर। आपसे प्रश्न है ऊंचाई ज्ञात करनी। प्रश्न क्या है आपका? ऊंचाई ज्ञात करनी है। घनाभ की लंबाई 10 मीटर है, घनाभ की चौड़ाई 8 मीटर है, घनाभ की ऊंचाई बतानी है आपको, और एक चीज दे दी आपको, आयतन है वो दे दिया 380 वर्ग मीटर। ठीक है, तो सॉरी घन मीटर। अब आपको प्रश्न में क्या किया, आयतन दे दिया, एक भुजा गायब कर दी बस। तो ये भुजा ज्ञात करने का बस आयतन दे दिया। तो एक चीज बताई मैंने आपको, जब भी प्रश्न में ऐसा मान मिल जाए आपको, ऐसी संख्या मिल जाए जिसका सूत्र आपको पता हो, तो ये घनाभ है, घनाभ का आयतन आपको दे रखा है, तो घनाभ के आयतन का सूत्र अपने को पता है। वो सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और वो कितनी दे दी? मान इसका दे रखा है, तो सूत्र के बराबर उस मान को रख देना, बस ये चीज ध्यान रखनी है। अब आपको जो मान दे रखे हैं वो यहां रख दीजिए। लंबाई कितनी दी हुई है? 10, गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है? 8, गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी है? दी नहीं है, ऊंचाई तो ज्ञात करनी है अपने को। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर मान कितना दे रखा है? 380। कोई दिक्कत किसी के नहीं है, तो ये 0 से मैं 0 काट देता हूं, यहां संख्या कट गई है। अब मुझे 8 है, ये 38 है, h का मान ज्ञात करना है, ऊंचाई का मान ज्ञात करना, तो 8 का उधर पक्षांतरण करूंगा, तो ये 38 तो उधर है ही, बराबर से 38 तो इधर है ही, ये 8 है, जो h के गुणों में इधर आएंगे तो कहां चले जाएंगे? भाग में। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8 का भाग लगाना 38 में, तो 8 का भाग 8 चौक 32, पीछे बच गए 6 बटे 8, ये 60, 7 8 56, और ये 5, 4.75 मीटर। कितना हो जाएगा? 4.75 मीटर घनाभ की ऊंचाई। ठीक, अब ये हो गया प्रश्न अपना। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा घनाभ के आयतन से संबंधित प्रश्न इस प्रकार के। अब आपको प्रश्न है जो मैं दे रहा हूं आपकी, एक प्रश्न अपन और हल कर लेते हैं। यह कह दिया गया कि एक दीवार जिसकी लंबाई आपको दे दी जाए 6 मीटर, एक दीवार जिसकी लंबाई 6 मीटर और दीवार की लंबाई 6 मीटर है, ऊंचाई आपको दे दी जाए 4 मीटर और दीवार की जो चौड़ाई है वो दे दी जाए मान लीजिए 24 सेंटीमीटर। ठीक है, दीवार लंबा कितना? 6 मीटर है, दीवार ऊंचा कितना? 4 मीटर है, और दीवार की चौड़ाई कितनी? 24 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब इस दीवार को बनाने के लिए कुछ एक ईंटें प्रयोग में ली गई है। क्या कर दी गई है? ईंट प्रयोग में ली गई है। ईंट का माप आपको दे दिया गया इस प्रकार, ईंट की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ईंट की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ईंट की ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भुजा कुछ भी भुजा ले सकते हैं अपन, 24 12 10 ले ली मैंने, और यहां लंबाई दे दी कि आपको 6 मीटर, चौड़ाई ऊंचाई 4 मीटर और चौड़ाई दे दी इसकी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस दीवार को बनाने के लिए इस प्रकार की कितनी ईंटों की जरूरत होगी। ईंटों की संख्या पूछी गई है। क्या पूछी गई अभ्यर्थियों? संख्या। दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे दी और ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी। भाई इतनी बड़ी दीवार बनानी है और इस प्रकार की ईंटों से बनानी है, तो यहां क्या हो रहा है कि छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके एक बड़ी वस्तु बनाई जा रही है। समझ गए बात को? छोटी वस्तुओं को जोड़ करके
एक बड़ी वस्तु का निर्माण किया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया जब भी छोटी वस्तुओं को जोड़ करके एक बड़ी वस्तु बनाए या फिर बड़ी वस्तु को तोड़ करके छोटे छोटे भागों में बांटे तो हमेशा उस समय अपने को ध्यान रखना है आयतन के बारे में। किसके बारे में? आयतन के बारे में। ठीक, उसके बाद में भी आपको यहां पूछी क्या? संख्या। क्या पूछी? संख्या। तो संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? बड़ी संख्या के आयतन में बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी वस्तु के आयतन का भाग लगाया जाता है। संख्या ज्ञात करनी है तो बड़ी वस्तु का आयतन, बड़ी वस्तु का आयतन भाग किसका लगाना? छोटी वस्तु के आयतन का, छोटी वस्तु का आयतन। ठीक, आगे ना बात समझ में। अब बड़ी वस्तु कौन सी होगी? दीवार बड़ी होगी या ईंट बड़ी होगी? दीवार बड़ी होगी। ठीक है ना, क्योंकि ईंटों को जोड़ करके अपन दीवार बनाते हैं तो दीवार बड़ी होगी। तो बड़ी वस्तु का आयतन अर्थात दीवार का आयतन। रही बात दीवार का आकार, क्या है भाई? कहा है क्या प्रश्न में दीवार किस आकार की? नहीं कहा ना मैंने, अभी तक दीवार किस आकार की जिक्र नहीं किया। अब बट अपने को सोचना है कि दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक जैसी होती तो वो हो जाती घन के आकार की। तीनों अलग अलग है तो ये घनाभ के आकार की है। ठीक है, तो बड़ी वस्तु का आयतन, बड़ी वस्तु का आयतन मतलब इस घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मैं सूत्र ना लिख करके सीधा मान रख रहा हूं 6 इंटू 4 इंटू, अब यहां 24 लिख दूं, 6 इंटू 4 इंटू 24। गलत कर देंगे बच्चों, ध्यान दीजिए यहां क्या गलती हो रही है वो चीज समझिए। यहां अब यहां एक चीज अलग है थोड़ी सी, क्या है? इस चीज को देखें अच्छी तरह से। दो तो इकाई मीटर में और तीसरी इकाई किसमें? सेंटीमीटर में। जब इस प्रकार इकाई अलग आ जाती है तो आपको सीधा मान नहीं रखना है, गलत हो जाएगा प्रश्न, ध्यान रखना। पहले तो इन इकाइयों को एक करो, भाई ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होनी चाहिए, या फिर ये सेंटीमीटर है तो इनको भी सेंटीमीटर में बदल दो। बात समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि सभी इकाइयां एक होगी तब जाके प्रश्न अपना हल होगा। अब यहां देखें तो ये सारी सेंटीमीटर में, तो इनको भी आप सेंटीमीटर में बदलिए। जब ये 6 मीटर है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 600 सेंटीमीटर। ये 4 मीटर है, इसको लिख सकते हैं 400 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी के नहीं है ना? तो ये इकाई का ध्यान रखना जरूरी है। अब यहां 6 इंटू 4 इंटू 24 लिख देते तो गलत हो जाता। ठीक, यहां आप क्या लिखेंगे? 600 इंटू 400 इंटू 24। समझ रहे हो? 600 400 क्यों लिखा है? भुजा में तो 6 मीटर और 4 मीटर दिया होता, बट इसको सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा क्योंकि सभी इकाइयां एक जैसी। ये भी सेंटीमीटर 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 कर दिया आप। ठीक, छोटी वस्तु का आयतन का भाग लगाना है। छोटी वस्तु ईंट। ईंट किसके आकार की भाई? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देखो अलग अलग है, इसका मतलब ये भी तो क्या है? घनाभ है। ठीक है, तो यहां भी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो लंबाई है 24 इंटू चौड़ाई है 12 इंटू ऊंचाई है 10। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? चलिए, ये 24 को काट रहा है, काट देते हैं अपन। ये 0 काट देगा। 12 60 को काट रहा है 5 बार, ये 0 है, 0 लग जाएगा। 12 ने केवल 60 को काटा, 12 5 60, ठीक है ना? 0 लगा दिया। बचा अपने पास में 50 इंटू 40। कोई दिक्कत किसी के? 50 इंटू 40 करो या 5 इंटू 4 करो। 5 इंटू 4 किया क्या हो गया? 20। ये 0 और ये 0 पीछे लगा दो, ये हो जाएंगे 2000 ईंटें। कितनी ईंटें भाई? 2000 ईंटें। तो इस प्रकार की यदि दीवार बनानी है और इस प्रकार की ईंटें हैं तो इस ईंटों की संख्या क्या आ जाएगी? 2000। तो ऐसे प्रश्न आपसे तो पूछे जा सकते हैं। ठीक, संख्या ज्ञात करनी हो तो बड़ी वस्तु का आयतन में छोटी वस्तु के आयतन का भाग लगाना है। तो अपन ने घन घनाभ के क्षेत्रफल, विकर्ण और घन घनाभ के आयतन से संबंधित प्रश्नों को आज की क्लास में और आज से पिछली 2 क्लासों में अच्छी तरह से समझने की कोशिश की। तो घन और घनाभ से संबंधित टॉपिक है वो यहाँ आज कंप्लीट हो रहा है अपना। इससे संबंधित प्रश्न यदि अपने को हल करने हैं प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा। वहां आपको प्रश्न मिलेंगे हमेशा प्रैक्टिस के लिए। 10 से 20 प्रश्न आपको वहां प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां आप प्रश्नों को हल करना। यदि कोई प्रश्न नहीं होता है पूर्ण रूप से हल, यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसी YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई ये जो प्रश्न था हल नहीं हुआ है, तो मैं आपको क्लास में फिर से हल करा के अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।